everyone, this is Kajal Chaudhary with you, and today I'm going to present a very important MCQ series for your CUET exam for the political science subject. And the name of this series is basically Prarambh. I think that we have left with very less time, and in such a course of time, we have to practice a lot of MCQs. And with this motive, I have come up with you, and we will cover very important aspects as well as MCQs of the chapter Rise of Popular Movements. It is completely sure that this chapter has not been read by you in your school days, है ना? आपने ये स्कूल में नहीं कवर किया होगा क्योंकि ना ही ये चैप्टर टर्म 1 में आया और ना ही ये चैप्टर टर्म 2 में आया, ठीक है। इसीलिए मैं यहाँ पर वो चैप्टर्स आपको कंप्लीट करवाऊंगी और वो चैप्टर के MCQs आपको कंप्लीट करवाऊंगी जो आपने टर्म 1 में कंप्लीट नहीं किए, क्योंकि जो बच्चे जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा टर्म 1 या टर्म 2 में वो वाले चैप्टर्स इजीली कर लेंगे जो उन्होंने पढ़े हुए हैं, जो कि नेचुरल बात है। इसीलिए हम यहाँ पर आपको इस सीरीज में प्रारंभ जिसका नाम है उसके अंदर मैं आपको कई सारे MCQs करवाने वाली हूँ। अगर आपकी डिमांड है तो मेरे पास लीगल स्टडीज, ठीक है, लीगल स्टडीज के भी MCQs की सीरीज में लेकर आने वाली हूँ। अगर आपकी कोई और डिमांड है तो आप वो भी बता सकते हैं। बेसिकली ये जो प्रारंभ सीरीज होगी ये आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज वाले स्टूडेंट्स के लिए होगी, ठीक है। ओके, so let us start without wasting our further time. Okay, first question is, this is a picture and we are seeing two people, two women basically, and we have to identify this picture is from which movement. Basically this picture depicts which popular movement to protect green cover. Green cover means जो हमारे trees हैं, plants हैं, ठीक है, वेजिटेशन है, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए एक मूवमेंट चलाया गया था। तो वो बताना है कि वो मूवमेंट कौन सा है। और ये बेसिकली ये जो वैसे ऐसे मूवमेंट कई सारे हैं, लेकिन ये पिक्चर कौन सा ऐसा मूवमेंट दिखा रही है। सो आंसर इज फर्स्ट चिपको मूवमेंट। हमें बताना है इसकी स्टेट ये कहाँ पे हुआ था, तो बेसिकली ये उत्तराखंड में हुआ था, ठीक है। सो दिस इज इम्पोर्टेंट हियर। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई फर्स्ट एनवायरमेंटल मूवमेंट इन द कंट्री। पहली एनवायरमेंटल मूवमेंट आपकी बुक जो बोलती है वो बोलती है कि चिपको मूवमेंट जो था वो आपका फर्स्ट ऐसा मूवमेंट था हमारी कंट्री में जो कि एनवायरमेंटल मूवमेंट कहा जा सकता था। और ये चमोली जो विलेज है वहां पे ये कैरी आउट हुआ था। बेसिकली यहाँ पे इसका नाम चिपको क्यों पड़ा था, क्योंकि हमने पीछे एक फोटो में देखा कि एक ट्री से दो वुमेन जो है वो बेसिकली ऐसे हाथ लगा के खड़ी हुई है। उन्होंने क्या कहा कि आप यहाँ पर अगर इंडस्ट्रीज बनाना चाह रहे हैं तो बेसिकली आप हमें हटाइए यहाँ से, ठीक है, पहले हमें मार दीजिए, क्योंकि वो लोग, उन लोगों के लिए ये जो ट्रीज वेजिटेशन प्लांट्स है काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है और अगर इनको खत्म कर दिया जाएगा तो इनका सर्वाइवल बिल्कुल खराब हो जाएगा। इसीलिए इन्होंने ये चिपको मूवमेंट स्टार्ट किया था। मूवमेंट वर ऑफ हाउ मेनी टाइप्स। मूवमेंट कितने तरीके के होते हैं, तो बेसिकली आंसर इज 2। मूवमेंट ऑफ 2 टाइप्स, पार्टी बेस्ड एंड नॉन पार्टी बेस्ड। नाउ पार्टी बेस्ड आर दोज जो किसी एसोसिएटेड होते हैं किसी पार्टी से, यानी कि अगर कोई पार्टी है वो उस मूवमेंट को करवा रही है, ठीक है, उसमें किसी पार्टी का हाथ है, वो उसको सपोर्ट कर रही है, वो उसको एड प्रोवाइड कर रही है, ठीक है, तो वो मूवमेंट पार्टी बेस्ड मूवमेंट कहलाए जाते हैं। जबकि ऐसे मूवमेंट जो नॉन पार्टी बेस्ड होते हैं वो उनमें किसी भी पार्टी का, ठीक है, रोल नहीं दिखता हमें। ये बेसिकली कोई भी हम कह सकते हैं प्रेशर ग्रुप, ठीक है, कोई भी प्रेशर ग्रुप हो सकता है, हम कह सकते हैं कोई भी फैक्शन हो सकता है, ग्रुप ऑफ पीपल हो सकता है, कॉमन पीपल हो सकते हैं,
ठीक है, ये लोग जो है बेसिकली ये प्रेशर ग्रुप, फैक्शन और कॉमन पीपल, ये बेसिकली क्या कंस्टिट्यूट करते हैं, नॉन पार्टी बेस्ड वाले मूवमेंट्स को कंस्टिट्यूट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये जो पोएम है, ये जो राइटर है यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं, हमें इनको बेसिकली आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन है। ठीक है, इन्होंने एक बड़ी अच्छी सी पोएम लिखी है और ये काफी ज्यादा बैकवर्ड क्लास से बेसिकली बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पर हमें नेम द राइटर ऑफ दिस पोएम एज डिपिक्टेड इन द पिक्चर, टर्निंग बैक टू देयर सन्स। अगर आपको ये पढ़ना है तो ये आपकी खुद एनसीईआरटी के अंदर से मैंने ये क्लिप उठाया है और मैंने सोचा कि सीयूईटी का कुछ पता नहीं कि वो कहाँ से क्या चीज दे दे, क्योंकि वो बोलता है अपने सिलेबस में कि ये चैप्टर, और हर चैप्टर में हर एक टॉपिक उसने लिख दिया। ठीक है, तो हम कुछ भी नहीं छोड़ सकते। जो हमारा सीबीएसई में जो हम चीजें छोड़ के गए थे, जो डिलीटेड पोर्शन था, वो अब सीयूईटी में आएगा। ठीक है, तो हमें इसका भी ख्याल रखना है। तो यहाँ पे ये कौन है, ये है नामदेव रसाल। सो सेकेंड ऑप्शन इज राइट हियर। ठीक है, दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट नहीं कहूंगी, लेकिन काफी ज्यादा अच्छी इन्होंने यहाँ पर ये पोएम लिखी है, तो आप जरूर पढ़िएगा इसे एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश अ मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो पहला जो ऑप्शन होगा उसमें हमें डैश में भरना होगा और दूसरा वाला हमें उसमें ईयर भरना होगा। ठीक है, सो फर्स्ट में हमारा क्या आएगा, फर्स्ट में डैश अ मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले हमें देखना है कि इनमें से कौन सी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, और ये दलित्स के लिए बेसिकली लड़ी थी, तो हमें दिख रहा है ये सारे ही दलित्स के लिए हैं। वॉज फॉर्म्ड इन महाराष्ट्र, एक और क्लू मिल गया आपको कि वो महाराष्ट्र में है। इन तीनों में से कोई भी जो ऐसे एसोसिएशन, टाइगर लायंस, ऐसा कुछ भी जो है वो महाराष्ट्र का तो नहीं था। और जबकि ये सारे जो है ये इल्यूजनरी बेसिकली हम कह सकते हैं ऑप्शंस हैं, ये एग्जिस्ट ही नहीं करते। ऐसा कुछ दलित टाइगर्स, दलित एसोसिएशन, दलित ये लायंस, ऐसा कुछ है ही नहीं। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, दलित पैंथर्स, जो कि दलित यूथ्स के लिए बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन था और ये महाराष्ट्र में बना था, और हम कहेंगे इसको एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन, दलित पैंथर्स। ये 1972 में बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपार्थाइड का मतलब क्या होता है। अपार्थाइड का मतलब होता है कि हमने इसको देखा था बेसिकली, ये साउथ अफ्रीका में काफी ज्यादा प्रैक्टिस किया जाता था। ठीक है, साउथ अफ्रीका में इसको काफी ज्यादा प्रैक्टिस किया जाता था। हमारे जो महात्मा गांधी थे उन्होंने भी इसके खिलाफ काफी ज्यादा फाइट किया था, वो खुद भी इसके शिकार हुए थे। ठीक है, ट्रेन में से जब उन्हें बाहर निकाल दिया जाता है। तो इसी अपार्थाइड का मतलब क्या होता है, सेपरेटनेस, अलूफनेस, नियरनेस या डियरनेस। सो डियरनेस तो बिल्कुल नहीं होगा, नियरनेस भी नहीं होगा, अलूफनेस आप इसमें और इसमें कहीं ना कहीं बेसिकली कंफ्यूज हो सकते हैं। तो इट रेफर्स टू ऑफिशियल पॉलिसी ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, यानी जब डिस्क्रिमिनेट किया जाता है तब आपको किसी ना किसी चीज से अलग किया जाता है। अलग किया जाता है तो आपको सेपरेट किया जाता है। अलूफनेस होता है अकेला, अलोन, या फिर अलूफ, लेकिन सेपरेट होता है अलग करना, डिटैच आप कह सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज activities of Dalit Panthers mostly centered around fighting increasing atrocities on Dalits in various parts of state. As a result of sustained agitation on the part of Dalit Panthers along with other like-minded organizations over the issue of atrocities against Dalit, the government passed a comprehensive law in so एक इसके लिए जो एक लॉ पास किया गया था वो कब पास किया गया था, हमसे वो ईयर पूछ रहा है। ईयर इज 1989। 1989 में ये लॉ पास किया गया था दैट प्रोवाइडेड रिगरस पनिशमेंट फॉर सच एक्ट्स, कि अगर कोई इस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन या
ऐसे एक्ट्स करता हुआ पकड़ा गया, ठीक है, तो उसको काफी ज्यादा रिगरस पनिशमेंट दिया जाएगा। इसके लिए जो एक्ट आया था वो था प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट्स। ऐसे ही लोगों के लिए था, ठीक है। नेक्स्ट है बैमसेफ। बैमसेफ की फुल फॉर्म बता दीजिए। बैमसेफ यानी कि बी से बैकवर्ड, ए से एंड, एम से माइनॉरिटी, सी से कम्युनिटी, ई से एम्प्लॉयज और एफ से फेडरेशन। अब किस तरीके से देखो आपको कंफ्यूज किया जाएगा, सब कुछ सेम है, बस फंड यहाँ पे लगा दिया, सब कुछ सेम है यहाँ पे मेजोरिटी लगा दिया, और सब कुछ सेम है यहाँ पे माइनॉरिटी लगा दिया। माइनॉरिटी तो खैर सही है, लेकिन यहाँ पे ब्रॉड लगा दिया, देखो बैकवर्ड। तो इस तरीके से आपको वहां पे कंफ्यूज किया जाएगा। अगर आपको अच्छे से याद होंगी चीजें तभी आप वहां पे कर पाएंगे, नहीं तो कंफ्यूजिंग ऑप्शंस एक दो क्वेश्चंस में वो लोग जरूर देते हैं। तो यहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज कवर कर लेते हैं। इन जनवरी 1988 around 20,000 farmers had gathered in the city of Meerut, उत्तर प्रदेश। बेसिकली ये फार्म प्रोटेस्ट, जो अभी फार्म प्रोटेस्ट 2020 वाले थे उनकी बात नहीं हो रही है यहाँ पे। जो फार्मर्स का प्रोटेस्ट हुआ था, ठीक है, उसकी बात यहाँ पर हो रही है, जो कि मेरठ में शुरू हुआ था, ठीक है, यूपी में है ये जगह। ये यहाँ पे मेरठ, जो भी यहाँ पर हाईलाइटेड या बोल्ड है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप सोच रहे होंगे ये एमसीक्यू सीरीज में ये पैराग्राफ क्यों समझाया जा रहा है। ये इसलिए समझाया जा रहा है क्योंकि ये एक ऐसा पैरा है जिसके अंदर से इन्यूमरेबल क्वेश्चंस बन सकते हैं। अगर मैं इस पैरा में से 2-3 क्वेश्चन भी बना देती फिर भी आपके 5-6 क्वेश्चन रह जाते। इसीलिए मैंने ये पैराग्राफ यहाँ पर ला दिया है ताकि कोई ऐसा क्वेश्चन ना छूट जाए जो इम्पोर्टेंट है। सब कुछ आपके सामने है, आप देख लीजिए, आप इसको कंज्यूम करिए नॉलेज को, और अगर इसमें से कोई क्वेश्चन बनता है तो आप इजीली उसे कर पाएंगे। सबसे पहले जनवरी 1988 में शुरू होता है, मेरठ उत्तर प्रदेश में इसको लाया जाता है, मतलब यहाँ पर ये कैरी आउट किया जाता है, और 20,000 फार्मर्स यहाँ पर गैदर होते हैं। ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं गवर्नमेंट के डिसीजन के खिलाफ, कि क्योंकि उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी रेट्स को काफी ज्यादा इंक्रीज कर दिया। फार्मर्स कैंप फॉर अबाउट 3 वीक्स, 3 हफ्तों तक उन्होंने वहीं पर डेरा लगा के बेसिकली बैठे रहे आउटसाइड द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स ऑफिस। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिस के बाहर बेसिकली यहाँ पे सारे फार्मर्स जो हैं वो बैठ गए थे until their demands were fulfilled. These agitating farmers were members of भारतीय किसान यूनियन। यहाँ से आपका नाम आता है भारतीय किसान यूनियन, और बीकेयू की फुल फॉर्म भी काफी ज्यादा पूछी जाती है। An organization of फार्मर्स फ्रॉम वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। हमें पता है यूपी जो इतना बड़ा स्टेट है उसका जो वेस्टर्न पार्ट है वो काफी ज्यादा फ्लरिश्ड है, क्योंकि वहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन के कारण काफी ज्यादा फ्लरिश हुआ था रीजन वो, क्योंकि 1965 में हमारे यहाँ पे बिहार में क्राइसिस हुआ था, इसीलिए सोचा गया था कि फूड क्राइसिस हुआ था। उसके बाद से जो है ग्रीन रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन, इस तरीके के रेवोल्यूशन जो है वो लाए गए ताकि हमारी फूड सेफ्टी को इंश्योर किया जाए। इसीलिए वेस्टर्न उत्तर प्रदेश काफी ज्यादा हम कह सकते हैं फ्लरिश्ड एरिया है यूपी का। तो वहां पर बेसिकली भारतीय किसान यूनियन एक ऑर्गेनाइजेशन है उन फार्मर्स की जो वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में है। तो आपको यहाँ पे साइड भी पूछ सकते हैं उत्तर प्रदेश की, हरियाणा के रीजन्स में भी बेसिकली ये इसके रूट्स हैं। BKU was one of the leading organization in farmers movement of the 80s। 80s में जो फार्मर्स की मूवमेंट हुई थी उसमें काफी ज्यादा इसका लीडिंग रोल था। आई होप ये पूरा का पूरा पैराग्राफ क्लियर है। आप जरूर इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको 5-6 बार पढ़ लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है शेतकारी संगठन ऑफ डैश डिक्लेयर्ड द फार्मर्स मूवमेंट एज अ वॉर ऑफ भारत symbolizing rural agrarian sector against forces of India urban industrial sector। So answer is Maharashtra। तो ये महाराष्ट्र का संगठन है शेतकारी संगठन, इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट है, इन अ विलेज इन द इंटीरियर ऑफ डैश women complained of increased consumption of a locally brewed alcohol arrack by women by men in their families. ये एंटी अरेक मूवमेंट जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है। बेसिकली आपसे इसमें पूछते हैं कि ये कौन सी स्टेट से रिलेटेड है। ठीक है, इसमें सबसे ज्यादा रोल किसका था, वुमेन का, मैन का, ओल्ड पीपल का। ठीक है, ये सब ठीक है, किसका ज्यादा रोल प्ले किया। ठीक है, ये क्यों बेसिकली लाया गया, मतलब इसमें मोटिव क्या था, ये क्यों प्रोटेस्ट हो रहा था। तो हमें यहाँ पे पता चलता है ब्रूड अल्कोहल के बारे में एक एस्पेक्ट हमें देखने को मिला है ना। वुमेन इन नेल्लोर केम टुगेदर in spontaneous local initiative to protest against Arrack alcohol। तो आप ये पूरा पढ़िए, ये पूरा का पूरा एनसीईआरटी का ही पैराग्राफ है। ठीक है, एक बार ही पढ़िए इसको फटाफट। ओके, आई होप आपने पढ़ लिया होगा। इसमें बेसिकली एंटी अरेक मूवमेंट जो है वो बताया गया है कि इसमें सबसे ज्यादा जो रोल था वो किसका था, वुमेन का था। स्टेट कौन सी है, आंध्र प्रदेश है। और डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, नेल्लोर है। तो कभी कभी होगा कि आपके पैराग्राफ में ही सब कुछ गिवन होगा, तो आप इजीली अपना आंसर फाइंड कर पाए। ठीक है, इस तरीके से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। एंटी अरेक मूवमेंट अल्कोहल के अगेंस्ट में था, क्योंकि जो महिलाएं थी आंध्र प्रदेश में, जो महिलाएं थी वो काफी ज्यादा परेशान हो गई थी अपने उन घर के मर्द लोगों से, आदमियों से, क्योंकि वो काफी ज्यादा अल्कोहल का कंजम्पशन कर रहे थे और स्टेट के खिलाफ बेसिकली ये कह रही थी कि इसको बंद कर दीजिए, आप जो ये जो अल्कोहल है इसको बंद कर दीजिए, बैन कर दीजिए। लेकिन स्टेट जो है वो इसको बैन क्यों नहीं कर रही थी, क्योंकि स्टेट का काफी ज्यादा रेवेन्यू जो है वो अल्कोहल से जनरेट होता था। और अल्कोहल से जब रेवेन्यू आ रहा है तो उन्हें भी कोई वो नहीं थी कि हम इसको बंद करें या ना करें। इसीलिए जो हमारा आंसर होगा वो फर्स्ट होगा। मैंने बता दिया आपको बैकग्राउंड क्या है इस मूवमेंट का। तो ये मूवमेंट भी काफी इंपॉर्टेंट है। Anti-Arab movement made the demand of equal representation to women in politics during 90s and dash and dash amendment have granted reservation to women in local। तो यहाँ पे एंड की जगह यहाँ पे 90s की जगह यहाँ पे फुल स्टॉप लगा है। यहाँ से नेक्स्ट लाइन है, ठीक है। Dash and dash amendment have granted reservation to women in local level political office। So local level political office यहाँ पे किसकी बात हो रही है, पंचायत की। ठीक है, और म्यूनिसिपैलिटीज, ये रूरल एरियाज में होता है और ये अर्बन। ठीक है, तो बेसिकली आपको अगर ये भी पता होगा कि लोकल लेवल पॉलिटिकल ऑफिस ये किस अमेंडमेंट से आए थे, तब भी आप इस क्वेश्चन को क्रैक कर सकते हो। अगर आपको इसका आंसर पहले से ही पता है तब तो आप कर ही लोगे। ठीक है, और वुमेन को कब रिजर्वेशन मिला आप तब भी इसको क्रैक कर लो। ठीक है, सो आंसर इज 73rd एंड 74th अमेंडमेंट। इस अमेंडमेंट के थ्रू क्या ग्रांट किया गया था, रिजर्वेशन ग्रांट किया गया था वुमेन्स को पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज में। इन दोनों को मिला के ही क्या बनता है, लोकल लेवल पॉलिटिकल ऑफिस। नेक्स्ट है, वेयर आर द हेडक्वार्टर्स ऑफ WTO। ओके, अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे ये तो चैप्टर कुछ और है और कुछ अलग ही पूछा जा रहा है हमसे, ये क्या हो गया। तो पहला क्वेश्चन जो है वो WTO की बात करता है और आपकी बुक में एक ऐसा बेसिकली पेज दे रखा है, ठीक है, जहाँ पे आपको देखने को मिलेगा
कि किसान यूनियन वांट्स एग्रीकल्चर आउट ऑफ WTO पर। ठीक है, किसान यूनियन क्या चाहता है कि WTO से बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि इससे क्या मिलता है, उन्हें सब्सिडीज मिलता है। और WTO क्या बोलता है, सब्सिडीज सिर्फ वही गवर्नमेंट अपने फार्मर्स, अपने लोकल पीपल को दे सकती है जो कि अंडर डेवलप्ड है, और हम किस कैटेगरी में आते हैं, डेवलपिंग कैटेगरी में आते हैं। तो हमसे क्या बोल दिया गया कि नहीं, आप नहीं दे सकते। तो किसान यूनियन यानी कि BKU की बात की जा रही है। अभी BKU की हमसे यहाँ पे देखिए वो भी फुल फॉर्म भी पूछ ली, हम पीछे करके आए हैं, भारतीय किसान यूनियन। ठीक है, इसी तरीके से MSP की भी पूछी गई है। तो किसान यूनियन क्या चाह रहा था कि WTO से ये निकाल दो, क्या निकाल दो, एग्रीकल्चर का जो सब्जेक्ट, क्योंकि उससे फिर उन्हें सब्सिडी मिलती रहेगी। अगर नहीं निकलेगा तो उन्हें सब्सिडी नहीं मिलेगी। सब्सिडी क्या होता है, जो भी उनका बेसिकली प्रोड्यूस है फार्मर्स को, उनको उनके प्रोड्यूस पर कुछ ना कुछ प्राइस जो है वो मिलेगा, उनको उनके उनके जो भी वो उसमें लागत लग रही है चीजों पर, उसका प्राइस जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है, मान लो सीड्स हैं, ठीक है, अब उस सीड्स पर कुछ ना कुछ पैसा लग रहा होगा, अब उस सीड्स उनको सस्ता करने के लिए जो है गवर्नमेंट जो है वो अपने फार्मर्स को प्रोवाइड करेगी सब्सिडी, और सब्सिडी के थ्रू उनको ये जो सीड्स हैं ये सस्ते में मिल जाएंगे। ठीक है, ओके। सो WTO के हेडक्वार्टर हमसे पूछ रहा है, तो ये है जेनेवा में। नेक्स्ट MSP पूछ रहा है, तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस। BKU पूछ रहा है, भारतीय किसान यूनियन। When was BKU got success in Indian politics? BKU को इंडियन पॉलिटिक्स में सक्सेस कब मिली, जब फार्म प्रोटेस्ट जो हम पीछे कवर करके आए हैं, तब इसको BKU को सक्सेस मिली, किसने, इंडियन पॉलिटिक्स में। तो बेसिकली यहाँ पे एक वन लाइनर मैंने यहाँ पे बना दिए हैं ताकि आपको समझ आ जाए कि अच्छा ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे मैंने ऑप्शंस नहीं दिया। NFF क्या होता है, ये जो है बेसिकली आपको NCERT में एक पेज दिखेगा, ठीक है, ब्लू कलर का, वहाँ पे यहाँ पे एक पिक्चर लगा रखी है और यहाँ पे ये NFF दे रखा है और नीचे इसके बारे में चीजें लिख रखी है, तो वहीं से ये उठाया गया है। आप सबसे पहले ये बात समझिए कि जब भी कोई चीज किसी भी बुक में बॉक्स में दी जाती है तो वो सुपर इम्पोर्टेंट क्यों हो जाती है, ये सुपर इम्पोर्टेंट चीज है NFF। जब भी कोई चीज बॉक्स में दी जाती है तो आप समझ लीजिए वो इम्पोर्टेंट है। क्यों, क्योंकि अगर वो बॉक्स में नहीं दी गई होती तो वो सिंपली ऐसे ही लिख दी जाती है ना, जैसे बाकी चीजें लिखी। इसको अलग से देने की क्या जरूरत है, क्योंकि जो देने वाला है वो भी समझता है कि हाँ इसको अलग से देना है क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। इसको हाईलाइट करवाते हैं वो लोग बॉक्स में डाल के कि इसको भी पढ़ लीजिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि जो खाली पन्ने पे जो बिना बॉक्स में लिखा है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, वो भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन बहुत से बच्चे ये समझते हैं कि बॉक्स में जो चीज लिखी है वो हमारे काम की नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। सो इसका आंसर क्या है, नेशनल फिश फोरम। नेक्स्ट है, fish workers from Dash took the main responsibility of mobilizing fellow workers, including women workers from other states. Work of NFF consolidated when in 1991 it fought its first legal battle with the Union government successfully. This was about the government's deep sea fishing policy that opened up India's waters to large commercial vessels, including those of multinational फिशिंग कंपनीज। ये पूरा का पूरा पैराग्राफ इसके बाद से आपका पूरा NCERT से आप इसको पढ़िएगा। अगर आपको ये पता होगा कि ये बेसिकली NFF नेशनल फिश फोरम ये किस स्टेट का था, तो आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पर क्या आना चाहिए। नहीं तो आप पूरा इसे पढ़ेंगे, आप सोचेंगे कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे इसको मिल जाए इम्पोर्टेंट चीज। ठीक है, तो बेसिकली इसका आंसर है केरला। यहाँ पे जो हाईलाइटेड है वो मैं एक बार आपको बता देती हूँ। जुलाई 2002 में NFF कॉल्ड फॉर अ नेशन वाइड स्ट्राइक टू अपोज मूव ऑफ द गवर्नमेंट टू इशू लाइसेंसेस ऑफ फॉरेन ट्रॉलर्स। NFF क्या कह रहा था, उसने स्ट्राइक किया, मतलब 2002 में जुलाई में उसने स्ट्राइक किया ताकि वो अपोज कर सके गवर्नमेंट। जब गवर्नमेंट ने इशू किया ट्रॉलर्स, ट्रॉलर्स क्या होता है, बड़े बड़े शिप्स होते हैं बेसिकली, या बोट्स होते हैं, शिप्स नहीं कहेंगे उन्हें, बोट्स ही कहेंगे। और ये बोट्स ऐसी बोट्स होती हैं इनमें जो बैठा हुआ इंसान होता है, जब वो फिशिंग करने जाता है तो वो इतनी सारी फिशिंग एक साथ कर लेता है कि बहुत ज्यादा इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है।
एक बार में काफी ज्यादा फिशिंग वहां पे कर ली जाती है और बहुत सारी फिशेस को ले जाया जाता है, तो वहाँ पे फिश कम पड़ जाती है। अब बेसिकली ये जो नेशनल फिश फोरम यानी कि एनएफएफ जो बना था, उसने क्या कहा कि हम तो भाई प्रोटेस्ट करेंगे, ऐसे कैसे चलेगा, हमारा काम है फिशिंग करना, ये सारी फिश लेके भर के ले जाते हैं। तो ये जो ट्रॉलर्स को लाइसेंस दिया था गवर्नमेंट ने, इसको मना करने के लिए बेसिकली ये किया जा रहा है। तो आंसर हियर इज केरला। एंटी अरेक मूवमेंट पूछ रहा है कि ये कहाँ पे हुआ था। एंटी अरेक मूवमेंट अभी हम कवर करके आए कि ये कहाँ पे हुआ था, ये आंध्र प्रदेश में हुआ था। ठीक है, यस, दिस पिक्चर रिप्रेजेंट विच मूवमेंट, इस पिक्चर में क्या दिखाया जा रहा है। यहाँ पे हमें दिख रहा है एक तमिल लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे भी हेडलाइन में भी कुछ तमिल है, और यहाँ पे एक अंकल दिख रहे हैं हमें ओल्ड एज, और सुप्रीम कोर्ट बेसिकली दिख रहा है। तो काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल चीज है, सुप्रीम कोर्ट को भी ऐसे दिखाया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर किस चीज के बारे में बात हो रही है, तो हिंदी एज ऑफिशियल लैंग्वेज प्रोटेस्ट हो रहा है, बिल्कुल नहीं। फार्मर्स प्रोटेस्ट हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं। एंटी अरेक मूवमेंट है कि अल्कोहल वाली बात जो है वो यहाँ पर है, बिल्कुल भी नहीं। नर्मदा बचाओ आंदोलन के लिए जो है किया जा रहा है। So I hope this is clear. Next. The project consisted of 30 big dams, 135 medium-sized, and around 3,000 small dams to be constructed on Narmada and its tributaries that flows across the 3 states. तो ये 3 states के नाम आपको रट जाने चाहिए, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है। कौन सा? एमपी, गुजरात, महाराष्ट्र। ये थोड़ा मेरी ड्राइंग को बस, तो ये गुजरात, एमपी और महाराष्ट्र, ये ट्राइंगल याद रखना है हमें कि ये जो स्टेट्स है यहाँ से क्या फ्लो करती है, अभी मैं बताती हूँ क्या फ्लो करती है इन तीनों स्टेट्स। ठीक है, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। ठीक है, फर्स्ट यहाँ पे दिख रहा है आपको एक नंबर 1, ठीक है, इन गुजरात एंड 2 इन मध्य प्रदेश वर 2 ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड बिगेस्ट मल्टीपर्पज डैम्स। तो उन डैम्स का हमें नाम बताना है, बेसिकली डैम्स का नाम नहीं, उन डैम्स के प्रोजेक्ट का नाम बताना है कि फर्स्ट यानी गुजरात पे कौन सा डैम का प्रोजेक्ट चल रहा था और मध्य प्रदेश में कौन से डैम का प्रोजेक्ट चल रहा था। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हीराकुड प्रोजेक्ट, सरदार सरोवर और कच्चातीबू प्रोजेक्ट, नर्मदा सागर प्रोजेक्ट। ठीक है, तो हीराकुड यहाँ पे ये जो 3 मैंने यहाँ पे स्टेट बताए थे, ठीक है, यहाँ यहाँ और यहाँ, हीराकुड यहाँ नहीं है, हीराकुड उड़ीसा में है, तो ये तो हट जाएगा। कच्चातीबू कोई भी प्रोजेक्ट डैम का प्रोजेक्ट नहीं है, ये एक आइलैंड है श्रीलंका और इंडिया के बीच में, पाक स्टेट के बहुत छोटा सा आइलैंड है, पाक स्टेट पर पड़ता है, तो ये भी नहीं होगा। अब बचता है हमारा सेकेंड और फर्स्ट ऑप्शन, सरदार सरोवर प्रोजेक्ट, नर्मदा सागर प्रोजेक्ट, यानी कि पहला किसमें होगा? गुजरात पे, यानी सरदार वाला गुजरात पे, नर्मदा वाला मध्य प्रदेश पे, या फिर नर्मदा वाला गुजरात पे, सरदार वाला मध्य प्रदेश पे। तो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा 1, यानी कि जो सरदार सरोवर प्रोजेक्ट है वो गुजरात में हुआ है और जो नर्मदा सागर प्रोजेक्ट है वो मध्य प्रदेश में हुआ है। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर। और इस यहाँ से जो मैंने 3 स्टेट्स बताई थी वो ट्राइंगल, वहां से नर्मदा बहती है। ठीक है, नेक्स्ट है सरदार सरोवर प्रोजेक्ट इज मल्टीपर्पज, हमें पता है ये बात। हमें यहाँ पर इस एग्जाम में हो सकता है इस तरीके से पैसेज बेस्ड दिए जाए और एक डैश दे दिया जाए और उस डैश के लिए हमें पूरा पढ़ना पड़े। एक बार आप क्या करेंगे, लास्ट से यहाँ से आप एक लाइन पढ़ लेंगे,
ठीक है, और देखेंगे कि क्या हमारा काम बन रहा है उससे, नहीं तो हमें पूरा ही पढ़ना पड़ेगा। यानी कि डैश से पहले आप एक लाइन पढ़ेंगे, देखेंगे क्या हमारा काम बन रहा है, और अगर काम बन रहा है तो आप बना लेंगे, नहीं तो आपको पूरा ही पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मेनी मोर subsidiary benefits like effective flood and drought control in the region were linked to the success of this dam. कौन सा डैम हमें पता है, सरदार सरोवर प्रोजेक्ट डैम। in the process of construction of the dam dash villages, यानी कि अगर आप इस पूरे को भी पढ़ लोगे ना, इस पूरे पैसेज या जो पैराग्राफ है इस पूरे पैसेज को भी पढ़ लोगे, तब भी आपको इसका आंसर नहीं मिलेगा। आपको पता है, अगर आपको ये नंबर पता है तो आप ये कर पाओगे, अगर आपको नहीं पता तो आप बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे, और इसका आंसर आपको इस पूरे पैसेज में कहीं से भी नहीं मिल पाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को आपको स्किप कर देना चाहिए अगर आपको ये नंबर नहीं पता। तो ऐसे क्वेश्चंस जो है ये बेसिकली बनाए ही इसलिए जाते हैं ताकि आपका टाइम वेस्ट हो, क्योंकि इतना लंबा है, बच्चा ये पूरा पढ़ेगा। दूसरा, ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आप पढ़ने के बाद भी आपको आंसर गैस नहीं कर पाओगे। हो सकता है 245 हो, 36, 400, कोई भी हो सकता है इसमें आंसर। हम यहाँ पर गैस वर्क नहीं कर सकते। अगर आपको दो में कंफ्यूजन है और दो लग रहा है कि नहीं ये तो हो ही नहीं सकते, तब आप वहाँ पे कुछ चांस ले सकते हो। लेकिन अगर जब आपके पास चॉइसेस है 10 क्वेश्चंस का, 50 में से 40 करने का, ठीक है, तो क्यों ना आप ऐसे क्वेश्चंस को स्किप ही कर दो। तो यहाँ पे आपको स्किप करने की भी आदत या फिर जो कैपेबिलिटी एबिलिटी है वो डेवलप करनी पड़ेगी। इस क्वेश्चन में आंसर जो है वो है फर्स्ट, यानी 245 विलेजेस। So I hope this one is clear. Next is dash and its tributaries flow across 3 states of Madhya Pradesh, Gujarat and Maharashtra. ये बिल्कुल इस स्लाइड से पीछे वाले मतलब सेकेंड लास्ट स्लाइड जो थी उसी पर मैंने बताया था, वो जो ट्राइंगल मैंने बताया था आपको। ठीक है, तो यहाँ पर नर्मदा जो है वो हमारा आंसर है। नेक्स्ट है कॉम्प्रिहेंसिव national rehabilitation policy formed by the government in 2003 can be seen as an achievement of movements like, तो यहाँ पे इसके आंसर्स जो ऑप्शंस दे रखे हो आप देख सकते हो, नर्मदा बचाओ आंदोलन, एंटी एरेक मूवमेंट, ठीक है, फार्मर्स प्रोटेस्ट और प्रोटेस्ट अगेंस्ट हिंदी एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज। सो इसका जो आंसर है वो है नर्मदा बचाओ आंदोलन। आप पूछेंगे सारे आपने बता दिए, एनबीए यानी नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है इसका भी बता दो ये क्या है। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या था, इस प्रोजेक्ट यहाँ पे जो है सरदार सरोवर जो डैम आपने सुना होगा गुजरात में, हमने अभी पढ़ा भी स्लाइड में कि इस डैम को बनाया जा रहा था, और आपने देखा होगा इसको मेगा प्रोजेक्ट बोल रहे थे, यानी बहुत बड़ा ये डैम है, इसको बनाया जा रहा है। तो यहाँ पे जो लोग थे उनका कहना था कि लार्ज डिस्प्लेसमेंट होगा हमारा, हम कैसे रह पाएंगे, हम यहाँ पर हमारा सारा उजड़ जाएगा। इन्वायरमेंटलिस्ट कह रहे थे इतना ज्यादा इन्वायरमेंट पे डिसबैलेंस हो जाएगा, सब खराब हो जाएगा। ठीक है, लेकिन स्टेट क्या कह रही थी कि अगर हमने ये डैम को नहीं बनाया तो बेसिकली ये हमारा क्या करेगा, ये डेवलपमेंट के रेट को बेसिकली स्लो कर देगा। और जब पब्लिक इंटरेस्ट की बात होती है तब स्टेट कहती है कि ये जो काम कर रहे हैं हम ये पब्लिक इंटरेस्ट का है, इसलिए हम ये काम कर रहे हैं। अगर आपका कुछ जा रहा है तो भी वो कंपनसेट किया जाएगा, और पब्लिक इंटरेस्ट सबसे ऊपर है, इसलिए इसको कह दिया गया। इसीलिए फिर इसके अगेंस्ट में जो है प्रोटेस्ट भी कर रहे थे लोग, उसी को नर्मदा बचाओ आंदोलन कहते हैं, क्योंकि ताकि नर्मदा जो नदी है उसको बचाया जा सके, उसी पर ये डैम बनाया जा रहा था। यहाँ पे बताना है, ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, सॉरी इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट। ठीक है, सो चिपको मूवमेंट क्या था, वॉज एन एनवायरमेंटल मूवमेंट टू प्रिवेंट कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज, बिल्कुल सही है। ठीक है, ट्रीज को बचा रहे थे, मैंने बताया था आपको, ट्रीज पे यहाँ पे जो वुमेन है वो खड़े होके इसको प्रोटेक्ट कर रही थी। रेज क्वेश्चन ऑफ इकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, बिल्कुल सही है। वॉज अ मूवमेंट अगेंस्ट एल्कोहलिज्म स्टार्टेड बाय वुमेन, यहाँ पे क्या एल्कोहलिज्म आएगा, अगर आपको पता होगा कि चिपको मूवमेंट क्या था तब भी आप इस क्वेश्चन को क्रैक कर सकते थे, यानी कि सी विल बी द करेक्ट आंसर। डी देखते हैं,
demanded that local communities should have control over their natural resources. हाँ बिल्कुल सही, लोकल कम्युनिटीज जो वहाँ पर लोग रह रहे हैं उनको बेसिकली क्या मिलना चाहिए, वहाँ पर उन चीजों को, उन वेजिटेशन, प्लांट, ट्रीज को यूज करने का मौका मिलना चाहिए, उनको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, उन्हीं का ही कंट्रोल होना चाहिए. नेक्स्ट, डैश वाज अ मूवमेंट अगेंस्ट अल्कोहलिज्म. सो सेकंड विल बी द आंसर, एंटी अरेक मूवमेंट. सम ऑफ द स्टेटमेंट बिलो आर इनकरेक्ट. हमें वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करना है और करेक्शन बतानी है अगर कोई हो पाए. ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है इसलिए मैंने यहाँ पर दे दिया है. ठीक है. सो सोशल मूवमेंट आर हैम्परिंग द फंक्शन सोशल मूवमेंट आर हैम्परिंग द फंक्शन ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी. यहाँ पे बोल रहा है कि हैम्पर हो रहा है, जबकि हैम्पर थोड़ी होता है. अगर आप कोई मूवमेंट कर रहे हो इंडिया की डेमोक्रेसी में तो वो हैम्पर थोड़ी ना करेगा इंडिया की डेमोक्रेसी को, वो तो बल्कि उसको और भी बढ़ाएगा, इंक्रीज करेगा, गुड फीचर लाएगा उसके अंदर. ठीक है. तो मूवमेंट्स को बेसिकली माना जाता है कि ट्रू टेस्ट ऑफ डेमोक्रेसी, एसेंशियल है मूवमेंट्स. तो ए ही गलत हो जाएगा, तो इसके अंदर करेक्शन यही होगी. ठीक है, कि हैम्परिंग को हटा दो यहाँ से. द मेन स्ट्रेंथ, इंपॉर्टेंट लिख दो यहाँ पे, the main strength of social movement lies in their mass base across social sections. क्या बोल रहा है कि जो मेन स्ट्रेंथ है सोशल मूवमेंट का, वो तभी बेसिकली स्ट्रेंथ हो पाएगा, मतलब तभी वो मजबूत हो पाएगा कोई भी सोशल मूवमेंट जब उसके अंदर मास पीपल का पार्टिसिपेशन होगा. बिल्कुल सही बात है. Social movement in India emerged because there were many issues that political parties didn't address. Social movement क्यों होती है? जब movement क्यों होती है? जब कुछ political parties जो है, पार्टी जब पावर में आ जाती है और उस परेशानी को, उस बेसिकली जो भी डिमांड है उसको फुलफिल नहीं करती है ना. हमें पता है जब कोई भी डिमांड लोगों की फुलफिल नहीं की जाएगी तभी प्रोटेस्ट होते हैं. तो थर्ड वाली भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है. नेक्स्ट है, व्हाट डज दिस पिक्चर डिपिक्ट्स. इस पिक्चर में क्या दिखाया जा रहा है? ये बिल्कुल एनसीईआरटी की ही पिक्चर है. ठीक है, एनसीईआरटी की पिक्चर है. यहाँ पे मैंने आपको ये ब्लर कर दिया क्योंकि अगर मैं ये ब्लर ना करती तो इसके पीछे ही आंसर है. ठीक है. बेसिकली यहाँ पे हमें दिख रहा है राजस्थान के ये प्रोटेस्ट है. ठीक है. और यहाँ पे हमें बेसिकली पूछा जा रहा है कि इस पिक्चर में क्या दिखाया जा रहा है. इस पिक्चर में हमें एक रथ यात्रा दिखाई जा रही है और वो घोटाला रथ यात्रा है. तो यहाँ पे लिखा ही हुआ था घोटाला यात्रा, रथ यात्रा, तो इसीलिए मैंने इसको ब्लर कर दिया था. तो आंसर विल बी घोटाला रथ यात्रा. ये आरटीआई जो बेसिकली राजस्थान से ही शुरू हुआ था, इसकी डिमांड जो है आरटीआई की, तो वहां पे बेसिकली जो गवर्नमेंट थी, ठीक है, उसके जो नीचे यानी कि लोकल जो डिपार्टमेंट्स थे वहां पे जो ये जो लोकल लोग थे, इन लोगों ने क्या किया कि हमें आप स्लिप्स दिखाइए, वाउचर्स दिखाइए, जो भी आपने चीजें बेची हैं उसका पूरा कच्चा चिट्ठा दिखाओ. और जबकि ऐसा कुछ भी गवर्नमेंट के पास प्रेजेंट नहीं था, उनके पास दिखाने के लिए कुछ भी नहीं था क्योंकि इतना ज्यादा करप्शन था. सेकंड, थर्ड, फोर्थ में अगर आप देखो तो बैन करप्शन, डिमांड फॉर आरटीआई, थर्ड वाला बहुत क्लोज है. ठीक है, लेकिन हमें जो इस पिक्चर में दिखाया जा रहा है वो है घोटाला रथ यात्रा. एक प्रोटेस्ट, बेसिकली एक रथ यात्रा ही दिखाई जा रही है, तो हमें वही लगाना होगा. डिमांड फॉर आरटीआई यहाँ पे नहीं आएगा और फोर्थ वाला तो बिल्कुल नहीं आएगा. Next है, the movement started in 1990 when a mass-based organization called Mazdoor Kisan Shakti Sangathan in Rajasthan took the initiative in demanding records of famine relief work and account of laborers. The demand was first raised in Bhim Tehsil. Mazdoor Kisan Shakti Sangathan इसको बेसिकली स्टार्ट कर रहा था इन अ वेरी बैकवर्ड रीजन ऑफ राजस्थान. हमने पीछे, आप यहाँ से हिंट ले सकते हो, राजस्थान में था, करप्शन के खिलाफ था. ठीक है, और वो क्या मांग रहे थे? इंफॉर्मेशन मांग रहे थे.
गवर्नमेंट से कि आपने जो भी चीजें बेची हैं, जो भी आपने फंड्स लगाया है, पैसा लगाया है, ठीक है, इन्वेस्ट किया है, उसका आप कच्चा चिट्ठा हमें दिखाओ कि आपने क्या क्या कहाँ पे क्या करा है। ऐसा कुछ भी उनके पास प्रेजेंट नहीं था। तो यहाँ पर ये जो मूवमेंट है, द मूवमेंट स्टार्टेड, तो पूछ रहा है ये मूवमेंट ही बता दो आप कौन सी है, तो ये मूवमेंट है मूवमेंट फॉर आरटीआई। ठीक है, अब यहाँ पे आपको देखो मजदूर है तो लेबरर्स आप समझोगे तो आप यहाँ पे लगा सकते हो, किसान है तो फार्मर समझ के आप यहाँ पे लगा सकते हो। ठीक है, और भीम, यहाँ पे भीम जो भीम तहसील है उसे भीमा कोरेगांव, आप बहुत कंफ्यूज बहुत किया जाएगा आपको, लेकिन आपको कंफ्यूज ही तो नहीं होना है। इन 1996 MKSS जो हमने पीछे पढ़ा, मजदूर किसान शक्ति संगठन, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, फाउंड नेशनल काउंसिल फॉर पीपल्स राइट टू इंफॉर्मेशन इन दिल्ली टू रेज आरटीआई टू द स्टेटस ऑफ नेशनल कैंपेन। अब मैं इसको पूरा नहीं पढ़ूंगी, मैं आऊंगी इस पे। इन 2002 अ वीक फ्रीडम of information act was legislated but never came into force. In dash RTI bill was tabled। आरटीआई बिल को बेसिकली टेबल किया गया था, यानी कि जब भी लोकसभा या राज्यसभा में टेबल किया जाता है किसी भी बिल को, मतलब लाया जाता है किसी बिल को, तो उसको कहा जाता है कि टेबल किया गया। एंड रिसीव्ड प्रेसिडेंशियल असेंट इन 2005 में प्रेसिडेंशियल असेंट मिला। 2002 में एक वीक फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट लाया गया था, बेसिकली वीक था ये, इसको पहले ही बोल दिया गया है कि ये वीक है। अब स्ट्रॉन्ग लाया जा रहा है, 2005 में इसको असेंट मिल गया तो 2005 में इसको लाया गया। लेकिन पूछ रहा है कि इसको टेबल कब किया गया, तो टेबल 2005 में किया गया, उस साल तो लाया गया था, 2003 में किया गया। ये आपको यही ऑप्शन जो है कंफ्यूज करेगा। 2002 में किया गया, 2002 में तो खुद वीक वाला आया था, तो 2004 और 3 वाले में आप बेसिकली कंफ्यूज होंगे। तो एक साल पहले यानी 2005 से एक साल पहले ये लाया गया था, यानी 2004 विल बी द करेक्ट आंसर। 2003 यहाँ पर आपको कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है। ये यहाँ पर ये क्या है, सब यूनिट डेमोक्रेटिक अपसर्जेस। अपने अपना आपको पता होगा कि सीबीएसई क्या करती है, एक्स्ट्रा मटेरियल भी देती है। ठीक है, उस एक्स्ट्रा मटेरियल में ये जो है, ये वही एक्स्ट्रा मटेरियल का बेसिकली पार्ट है। इसको आप पढ़िएगा, स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको पूरा पढ़िएगा। ठीक है, काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इस एक्स्ट्रा में से भी आपसे पूछा जा सकता है एमसीक्यू। मैं अपने अगले वीडियो में इससे रिलेटेड कोई 2 या 3 एमसीक्यू जरूर डाल दूंगी, ताकि आपकी इससे भी प्रैक्टिस हो जाए। So in this video guys, do like, share and subscribe my channel in order to get notified with my latest videos. Thanks for watching. Thank you guys.